Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So in today's lecture we shall be talking about the alkanes. That means in yesterday's class we had almost discovered और learned कि कैसे कैसे alkanes को हम बना सकते हैं. तो कल हमने शुरू किया था कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनाए जाते हैं और आज जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे कि जो हमारे alkanes होते हैं, कल तक हमने alkanes को बना लिया था. अब हमें देखना है कि जो alkanes होते हैं उनका आगे प्रोसेस क्या होता है, मतलब रिएक्शन वो शो कर रहे हैं पर वो रिएक्शन कैसे शो करते हैं वो हमारा काम है आज देखना. तो यू कैन राइट डाउन द यूनिट एज योर हाइड्रोकार्बन्स. और फिर अगर यूनिट के बाद अगर हम बात करते हैं अपने लेक्चर की तो लेक्चर नंबर 2 है ये. और अगर हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तो टॉपिक आज हम कवर करेंगे एल्केन्स. एल्केन्स को आज पूरा निपटा देंगे ताकि अगली क्लास में हम शुरू कर सकें अपनी एल्केन्स. तो अगर हम प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हैं तो प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन जानने के बाद फिर हमने इनकी कैटेगरी भी डिवाइड की थी. कैटेगरी में हमारे थे सैचुरेटेड, उसी के साथ थे अनसैचुरेटेड और उसी के साथ आते थे आपके एरोमेटिक. इन्हीं के अंदर हमने फर्दर चीज़ें भी डिराइव की थी कि अगर आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है तो उसको हम एल्केन्स बोलते हैं. एल्केन्स का हमने जनरलाइज फॉर्मूला लिखा था CnH2n+2 करके फॉर्मूला. एल्केन्स को समटाइम्स हम पैराफिन्स भी बोल देते हैं. पैराफिन्स बोलने का मतलब ये होता है कि ये जो पैराफिन हम इसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है. ये होता है बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव. यहीं से अगर हम एल्केन्स की फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम बात करते थे फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज में हम देख कर आए थे. तो एल्केन्स की अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एल्केन्स की फॉर्मेशन में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता था आप हैलोजन से क्रिएट करते थे, हैलोजन से, जिसमें कि हैलोजिनेशन होता था. आपके पास नॉर्मल एल्कीन्स होते थे या फिर आपके पास अनसैचुरेटेड होते थे, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स रहते थे या एल्काइंस रहते थे, जिसकी मदद से आप कराते थे उसको हाइड्रोजन में ऐड और इसी रिएक्शन को बोलते थे क्या, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन. क्योंकि आपने नॉर्मल हाइड्रोजन ऐड कराया था तो आप रिएक्शन करा पा रहे थे. इसी के बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या था कि या तो आप ऐसे रिएक्ट करा लो या फिर आप एल्काइल हैलाइड से भी रिएक्ट करा सकते हो. किसकी, हाइड्रोजन की. या तो हाइड्रोजन के रिएक्ट कराओ या फिर आप खाली रिएक्ट करा दो सोडियम की. यहाँ पर जो बात ध्यान रखने वाली थी इस वाले केस में वो थी कि आप यूज करते थे पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, जो कि एक्ट करता था एक कैटलिस्ट की तरह, जो कि एक्ट करता था एक कैटलिस्ट की तरह. फिर इसी के साथ जो हमारी तीसरी यूनिट आई या तीसरी जो हमारे पास टर्म आई थी या तीसरे तरीके से अगर हम क्रिएट कर पा रहे थे, यहाँ पर अगर हम दो टाइप ऑफ सोडियम के साथ यूज करते थे तो हम इसको बोल देते थे क्या, वुड्स रिएक्शन. ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोल देते थे वुड्स रिएक्शन यदि आप सोडियम यूज कर रहे हो तो. फिर इसी के साथ आपकी आ गई थी क्या, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में याद करो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता था कि आपके पास कोई भी जैसे CH3COONA ग्रुप है, इसी को आपने NaOH से रिएक्ट करा दिया और कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया. तो क्या होता था कि आपका ये वाला पूरा ग्रुप हो जाएगा अगर अलग, और इसी के साथ आपका जो दूसरा ग्रुप है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन और ये पूरा CH3 मिला करके आपको दे देते क्या, एल्केन. यहाँ से भी आप एल्केन की जनरेशन कर सकते हो. ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी. इसके बाद अगर हम चौथी फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन करा रहे हो पर आप करा रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस में, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते थे क्या, ऐसी रिएक्शन को आप बोल देते थे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन. जहां पर आप एनोड का यूज करते थे और वहीं पर आप कैथोड का भी यूज करते थे. कैथोड पर याद करो, एनोड पर होता था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और
कैथोड वही काम आता था आपके, किसके काम आता था, आपके आता था रिडक्शन के काम। रिडक्शन में भी क्या, कैथोड पर जनरेट होता था वाटर, जिसकी वजह से H2 जनरेट होता था। H2 भी क्यों जनरेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर H के फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे थे। तो ये कल हमने पूरा मैकेनिज्म, इसका प्रोसेस जो है वो सारी चीजें सीख ली थी। अब जो हमें सीखना है वो सीखना है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर हम बात करें अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, आप याद करो आपने जब होमोलोगस सीरीज बनाई थी तो एल्केन्स के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही थी। यानी कि अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्केन के अंदर क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, या फिर आप बोलो कार्बन के साथ कार्बन है, कुछ यही तो सिनेरियो है। क्या इन दोनों बॉन्ड को देखकर लगता है कि यहाँ पर कहीं पर पोलैरिटी होगी, क्या इन दोनों बॉन्ड को देखकर लगता है कि यहाँ पर कहीं पर पोलैरिटी होगी। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड का डिफरेंस देखा जाता है तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज नॉट मच, ड्यू टू विच ऐसे बॉन्ड्स को बोला जाता है नॉन पोलर बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स को बोला जाता है क्या, ऐसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स। मतलब जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, ना के बराबर है, तो ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स। और यहाँ तो देखो, यहाँ एकदम ही कार्बन कार्बन आकर के बैठ गए हैं, तो यहाँ तो पोलैरिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम आते हैं इसी के साथ अपने वाटर के केस पर। वाटर की जब हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में याद करो, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को दे देगा वो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ दे देगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लेकर बैठा है नेगेटिव चार्ज। ऐसा सिनेरियो जनरेट हो गया कि आपके पोल्स जनरेट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोल देते हैं क्या, पोलर इन नेचर। अब मैंने क्या किया, मुझे एक आइडिया सूझा, मुझे एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब, मैंने करना है, एक बीकर को लेना है। जैसे ही मैंने एक बीकर को लिया, एक बीकर के अंदर पहले मैंने डाला पानी, एक बीकर के अंदर पहले मैंने डाला पानी, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया अपना कोई भी एल्केन। पहले मैंने डाला क्या, पहले मैंने डाला उसके अंदर अपना पानी, पहले मैंने डाला पानी और उसके ऊपर मैंने डाल दिया कोई भी एल्केन। क्या आपको लगता है ये दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं? नहीं। क्यों मिक्स नहीं होंगे? क्योंकि एक बॉन्ड आ गया आपका नॉन पोलर, दूसरा बॉन्ड आ गया आपका पोलर। मिक्स कब होते हैं? पोलर, पोलर के साथ मिक्स हो सकता है, वेर एज नॉन पोलर, नॉन पोलर के साथ मिक्स हो सकता है। पर ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए कतई भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप पानी का इस ऑयल के साथ जो रिएक्शन देखते हो दैट इज नॉट फीजिबल। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पेट्रोल के अंदर आजकल वी आर गेटिंग इथेनॉल। इथेनॉल याद करो, इथेनॉल एक पोलर स्पीशी होती है। इथेनॉल को अगर मैं लिख दूं, ये हो गया मेरा इथेनॉल। क्या आपको देखकर नहीं लग रहा कि यहाँ पर इथेनॉल है अगर, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये पोलर है, ये पानी में इजीली मिक्स हो जाएगा। पर अगर मैं अपने बात करूंगी क्या, C4H10 की, या फिर C5H12 की, या फिर C3H8 की, ये सब क्या मेरे पानी में मिक्स होना प्रेफर करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। इसी की वजह से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पर आपको कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स वो एग्जिस्ट करता है, और पोलैरिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके। अब हम चलते हैं अपने नई कैटेगरी की तरफ, जो कहता है क्या, कि आप इसकी आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ो। जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो जब भी हम किसी रिएजेंट की, किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्या, कि किसी भी कंपाउंड को अगर आप केमिकली दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हो, तो आपके क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, या जो आपने रिएक्टेंट लिया था उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो हम वो सब चीजें देखते हैं। जैसे कि हाँ, ये है, हाँ, तो आपकी आ जाएगी,
यहाँ पर देखो आपके में लिखा हुआ है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो है वो डिफरेंट रहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में भी लिखा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी लिखा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अगर जुड़ा है तो इनके बीच में कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं। दूसरा कार्बन हाइड्रोजन से अगर जुड़ा है तो इनके बीच में कितनी फोर्सेस लगी हुई है। तो ये जो फोर्सेस लगी हुई हैं ये यूजुअली रहती हैं वीक इन नेचर, बिकॉज दे आर वीक इन नेचर। तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब कि इस मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स लगी है वो किस प्रकार की है, क्या उसका नेचर है, वो आपको फिजिकल क्वांटिटी में पता चल जाएगा। कब? जब आप उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तब। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने ओके अब हम बात करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या फिर जो हमारे क्या बोलते हैं इनको एल्केन्स होते हैं, ये यूजुअली रिएक्ट नहीं करते, इतना ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर नहीं है इनका। तभी तो हमने इनको क्या बोला था, हमने इनको बोला था पैराफिन्स। पर फिर भी कुछ कुछ रिएक्शन देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो रिएक्शन आई आपके सामने उस रिएक्शन का नाम पड़ा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, आपके पास कोई भी कंपाउंड रहा होगा, आपके पास कोई भी कंपाउंड रहा होगा, जैसे कि आपके पास CH4 था। अब क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे आपके स्कूल में भी सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगते होंगे, अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उस टीचर की जगह कोई और टीचर आकर आपको पढ़ाएगा या फिर विल टेक योर क्लास, समवन लाइक दैट। तो वो सब्स्टिट्यूशन पीरियड हो जाता है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है कि अगर कार्बन के पास टेट्रावैलेंट स्पीशी है, कार्बन तो टेट्रावैलेंट स्पीशी है मतलब 4 वैलेंसी खाली है, तो अगर एक जगह कोई भी हाइड्रोजन मिसिंग है तो उसकी जगह अगर कोई दूसरा बंदा आकर के बैठ जाता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। वहीं अगर ये आने वाला बंदा कोई भी हैलोजन होता है तो ऐसी रिएक्शन को बोल देते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। आने वाला बंदा अगर हैलोजन होता है तो ऐसी रिएक्शन को बोल देते हैं हैलोजिनेशन। वहीं अगर हैलोजन में भी अगर ये बंदा होता है क्लोरीन तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमिनेशन। तो ऐसे ऐसे करके आप रिएक्शन करवा सकते हो। जैसे कि मेरे पास था ये मीथेन, मीथेन में कार्बन 4 होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ऐसे मेरे पास कार्बन 4 हो गए। जब मेरे पास ये स्पीशी आ गई तो क्या हुआ, सारी जगह पर तो हाइड्रोजन 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 था, पर क्या हुआ एक जगह पर मेरा हाइड्रोजन मिसिंग था और उस हाइड्रोजन को हटा करके मैंने क्या किया, मैंने उस जगह पर क्या कर दिया, उस जगह पर अपने क्लोरीन को बिठा दिया। जैसे ही मैंने उस जगह पर अपने क्लोरीन को ला करके बिठा दिया तो मेरा कंपाउंड तो एक हैलोजिनेटेड कंपाउंड बन गया, मतलब एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन बैठ गए इसके साथ और चौथा बन गया आपका क्लोरीन। तो ये आपका कंपाउंड बन गया और ये बचा हुआ आपका बन गया HCl। तो ऐसे आप रिएक्शन करवा सकते हो। देखो जैसे मेरे पास है CH4। अब ये CH4 की रिएक्शन मैंने करा दी क्लोरीन से, तो क्या होगा, मेरा एक हाइड्रोजन चला जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा मिसप्लेस और बन जाएगा क्या, CH3Cl और आ जाएगा HCl। वहीं अगर मैंने फिर से इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोबारा एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl। अब क्या होगा, मैंने इसकी दोबारा से HCl से रिएक्शन करा दी, फिर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर से जाएगा बाहर और यहाँ क्या जनरेट होगा, CHCl3 और HCl। सिमिलरली अगर मैं इसकी फिर से अपनी Cl2 के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो Cl2 के साथ रिएक्शन कराने पर फिर से क्या होगा जनरेट, फिर से हो जाएगा मेरा Cl4 और HCl और यहाँ पर आपको जनरेशन में मिलता है क्या, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, जब आप एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई हैलोजन लेकर आ जाते हो, हाइड्रोजन की जगह पर अगर आप कोई हैलोजन लेकर आ जाते हो तो इन्हीं टाइप ऑफ रिएक्शंस को आप बोलते हो क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन्हीं टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम नाम दे देते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इजी पीजी इट इज। अगर हम यहीं पर अगर हम दूसरे की बात करें, कोई भी हमारा दूसरा हो सकता है, ये कहते हैं, हाँ सब्स्टिट्यूशन का आपको रेट भी बता देते हैं,
क्योंकि आप हैलोजेंस के सीन्स बात कर रहे हो, क्योंकि आपको हैलोजेंस के ही सब्स्टिट्यूशन करना है, तो हैलोजेंस का सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं ग्रुप नंबर 17 के। ग्रुप नंबर 17 के अंदर जो भी मौजूद है उसको हम हैलोजन बोल देते हैं, जैसे कि फादर है, चाइल्ड है, ब्रदर है, और आप खुद हैं, और एटमॉस्फेयर की बौछार है। ठीक है, तो फादर है, चाइल्ड, ब्रदर, आई एंड एटमॉस्फेयर। या फिर कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं, एटमॉस्फेयर से आई बाहर, सुन फूलों की, समवट लाइक दैट। तो आप याद कर सकते हो, मैंने याद किया था, फादर, चाइल्ड, ब्रदर, आई एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखो हैलोजन जैसे ही ग्रुप 17 की टर्म्स आ जाती हैं आपके पास, हैलोजेंस आ गया, तो ऐसा बोला जाता है फ्लो। वैसे तो जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, मतलब आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, और आयोडीन के जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आयोडीन के कंपाउंड्स जो हुए वो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव। देखो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इसकी रिएक्टिविटी सीरीज याद करते हो तो बोला जाता है वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी है डायरेक्ट एटम्स की, और ये है रिएक्टिविटी किसकी? कंपाउंड्स की। ये रिएक्टिविटी है किसकी? कंपाउंड्स की। तो वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, पर आयोडीन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो वैसे तो आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम तरीके से रिएक्ट करेगा आयोडीन, पर जो आयोडीन के कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत जल्दी भाग के रिएक्ट करते हैं। तो ये इसकी होती है सीरीज, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कहता है क्या कि ये आपने रिएक्शन करवा दी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर आपने रिएक्शन कराई कैसे? तो जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो हमें क्या पता चला, व्हेनेवर ऐसी रिएक्शन होती है आपके सिनेरियो में, जब आपके दिख जाए कि हाँ भाई ऐसी रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली चीज, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली चीज, और दूसरी इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, तीसरी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर ये तीनों डायरेक्टली मिल जाएं आपको साथ में, तो आपको याद रखना है कि इनका होता है एक प्रॉपर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बोले तो कि ऐसा क्या करें कि सामने वाले को दिख जाए कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें आकर के एक दूसरे के साथ लग गई है और आगे आपका जो काम था वो प्रोसीड कर गया, ऐसा क्या करें? तो ऐसे सिनेरियो को बोलते हैं मैकेनिज्म, कि हम थ्योरेटिकली आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हुई है, ये कंपाउंड इसके साथ जुड़ा है, जब ये एटम इससे भागा होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल ने अटैक किया होगा और दूसरे मॉलिक्यूल ने अटैक करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया होगा। तो ऐसे ही प्रोसेस को बोलते हो मैकेनिज्म। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका जो मैकेनिज्म है ये 3 पार्ट में चलता है। पहला होता है इनिशिएशन, पहला पार्ट होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन वो पार्ट होता है जब फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जब आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, कहाँ से? रिएक्टेंट स्पीशीज से। ये होता है आपका पहला पार्ट। अगर हम बात करें अपने दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट कहता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब हुआ अब फ्री रेडिकल जनरेट होते ही चले जाएंगे। यहाँ तो रिएक्टेंस ने क्या किया? रिएक्टेंस ने रिएक्ट किया, जैसे ही रिएक्टेंस ने रिएक्ट किया, रिएक्टेंस ने क्या किया? रिएक्ट किया। रिएक्टेंस रिएक्ट करने के बाद क्या हुए? फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। फ्री रेडिकल्स का क्या होता है कि अगर आप एक बार इनको जनरेट कर देते हो तो ये आगे खुद ब खुद जनरेट होते रहते हैं। आपने एक फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, अब ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मैं बाकियों को भी जनरेट कर दूं। अगर आपने एक बच्चे को पागल कर दिया तो वो पागल बच्चा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है किस चीज की? कि मैं बाकियों को भी पागल कर दूं। तो ये वो फ्री रेडिकल, वो पागल बच्चा है। ठीक है, इतना काम होने के बाद आपका तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम कहता है कि भाई हमें इतने पागल लोग तो नहीं चाहिए, तो हमें तो टर्मिनेशन करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा तुम्हें, ताकि तुम रुक जाओ, ताकि तुम रुक जाओ। तो इसके लिए हम नया स्टेप लेकर आए हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? टर्मिनेशन स्टेप। इसको बोलते हैं क्या? टर्मिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, हम फ्री रेडिकल्स को कंबाइन कर देते हैं, मतलब हम दो पागलों की
एक दूसरे के साथ ही शादी करा देते हैं ताकि वो बाकियों को पागल ना करे, ताकि वो बाकियों को पागल ना करे और वो खुद में ही रच के रह जाए। तो ऐसे को बोलते हैं क्या, टर्मिनेशन स्टेप। तो देखते हैं कि कैसे इनिशिएशन हुआ था, कैसे आपका प्रोपोगेशन हुआ और फिर कैसे आपका टर्मिनेशन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इनिशिएशन का मतलब हो गया आपका, अगर इनिशिएशन हो रहा है तो मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो गई। तो आपके पास कोई भी क्लोरीन था, और याद रखना हमेशा इनिशिएशन शुरू होता है हैलोजन से ही, हमेशा शुरू होगा क्या इनिशिएशन आपका हैलोजन से ही। जब आपके हैलोजेंस आएंगे सामने तब आपका इनिशिएशन होगा शुरू। तो आपके पास Cl था, आपको पता है क्लोरीन क्लोरीन तो दोनों ही सेम बॉन्ड है। जब क्लोरीन और क्लोरीन सेम बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको, और ऐसे वाले को बोलते हैं हम क्या, होमोलिसिस। होमो मतलब सेम, लिसिस मतलब टूटना। तो सेम तरीके से आपके दो रेडिकल्स क्या हो जाते हैं, ऐसे जनरेट हो जाते हैं। आफ्टर दिस जनरेशन अब आता है प्रोपोगेशन स्टेप। एक मिल गया, अब बाकी हम खुद सबको पागल कर देंगे। तो पागल करने का शुरू कहाँ से हुआ, आपके पास था एल्केन, एल्केन के साथ आपने जोड़ा क्लोरीन को। बट ये सारा काम याद रखना किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट। एच म्यू को लोग बोल देते हैं लाइट। फिजिक्स के तो आप बादशाह हो ही, तो फिजिक्स में तो एच म्यू को लाइट ही बोलते हैं, तो वहां से ये लाइट का कंसेप्ट है। अब क्या होगा, यहाँ से CH4 था और यहाँ से एक क्लोरीन था, तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को भगाना है और यहाँ पर क्लोरीन लगा देना है। तो यहाँ पर क्लोरीन तो एक ही है, तो क्या करो, एक हाइड्रोजन को भगा दो, आप एक हाइड्रोजन को भगा दो और इस Cl को दे दो, एटलीस्ट एक पागल तो कम हो। तो हाइड्रोजन को Cl मिल गया, अब बचा हुआ जो था वो बन गया ये रेडिकल। इस रेडिकल ने क्या किया, इस रेडिकल को तो बाकियों को पागल करना था, तो ये रेडिकल क्या करेगा, ये ढूंढेगा क्लोरीन को। जैसे ही ये क्लोरीन को ढूंढता है तो क्लोरीन को ढूंढते के साथ ही ये हो जाएगा क्लोरीन के साथ कंबाइन, पर फिर से क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो गया। ऐसे प्रोसेस चलते रहेगा, ऐसे आपका जो प्रोसेस है पागल करने वाला वो चलता रहेगा। पहले क्या हुआ, पहले उसने पहले क्या किया, पहले आपने क्लोरीन को पागल किया, पहले आपने क्लोरीन को पागल किया और ये फ्री रेडिकल आपने, और ये तो टर्मिनेशन स्टेप है। हाँ, पहले आपने ये सब जनरेट कर लिया, ये सब जनरेशन के बाद क्या हुआ, अब ये आपको पूरा कंपाउंड मिला और फिर से इसको क्लोरीन मिला। तो क्लोरीन बोला कि भाई मैं तो अपने भाई के पास जा रहा हूँ, तुम रहो पागल। अब ये पागल आ गया यहाँ पर और ये अपने भाई के साथ आ गया, या तो ये हो सकता था, या फिर क्या हुआ, क्लोरीन ने बोला कि नहीं मैं यहाँ पर हूँ पर मैं तुम्हारे लिए किसी को भेज देता हूँ, तुम्हारे लिए भेज देता हूँ मैं अपने एक भाई हाइड्रोजन को। तो ये वाला सीन भी जनरेट हो सकता है। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप ऑफ रेडिकल्स जो है वो जनरेट करेंगे। अब क्या करना है, हमें पागलों की कमी पूरी हो गई है, वी डोंट वांट मोर पागल्स। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने अपने रेडिकल्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया। जैसे क्लोरीन क्लोरीन का रेडिकल बना दिया, या फिर हमारे पास जो ये रेडिकल जनरेट हुआ था, अगर हम इस रेडिकल को इस रेडिकल के साथ जोड़ देते हैं तो भी हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। या फिर या तो आप सेम सेम को जोड़ लो, जैसे कि आपका बन जाएगा एल्केन, या फिर आप क्या करो, ऐसे रेडिकल को आप क्लोरीन के साथ भी जोड़ सकते हो ताकि आप बना सको क्या, एल्काइल हैलाइड्स। ये भी चीज आप जनरेट कर सकते हो वाया दिस मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास में, स्कूल के एग्जाम्स में, नॉर्मल एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके दिखाओ विद दिस मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये तीनों स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, कैसे कैसे स्टेप्स काम करते हैं, कैसे कैसे चीजें फॉलो होती हैं। अब इसके बाद आती है हमारी दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन होती है हमारी कंबशन रिएक्शन। जब भी हम कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम चीजों को जला रहे हैं। अब चीजों को जला तो रहे हो, बट कैसे जला रहे हो, अगर चीजों को जलाना ही है तो बर्न्ट बोल देते ना, ये नई टर्म्स लाने की क्या जरूरत थी, है ना। तो अगर आपको चीजों को जलाना है बट आप जला रहे हो लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसी टर्म को बोलते हैं हम कंबशन। जब आप चीजों को जला दे देते हो, जब आप चीजों को जला दे देते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसी टर्म्स को हम बोलते हैं क्या, कंबशन। मतलब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हो, कब प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप मीथेन लेकर के, अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो,
ताकि आपके पास प्रोड्यूस हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ऐसे ही सिनेरियो को हम बोलते हैं क्या, कंबशन। तो कंबशन करा दो और आप चीजें हासिल कर लो। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि 3/2 अगर मुझे करना है C2H6 प्लस O2, तो व्हाट आई कैन डू इज CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ये तो पता ही है, कंबशन कर रहे हो मतलब जला रहे हो, चीजों को जला रहे हो, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो चीजें बैलेंस कर दो। चीजें कैसे बैलेंस होंगी, ऑक्सीजन कार्बन 2 है तो यहाँ लगाया कार्बन का 2, कार्बन तो हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने कर दिया 3। अब गिनो, 3 यहाँ ऑक्सीजन और 4 यहाँ, तो 7 हो गए। तो इसको कर दो क्या, 7/2। वहीं अगर आपको दे दिया जाए 3 और 8 प्लस ऑक्सीजन, तो आप फिर से इसको हीट करोगे, CO2 लिखोगे और पानी लिखोगे। फिर से बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन है 8 तो बना दो यहाँ 4, कार्बन है 3 तो यहाँ कर दो 3। ये कितने हुए, 6 और 4 10, तो 5 ऑक्सीजन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10/5। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, फिर आप देख रहे हो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को नाम दे दिया है ये वाला, मतलब 3n+1 ऑक्सीजन आप लोगे तो n CO2 और आपके पास ये चीजें जनरेट हो जाएंगी। अब देखो, जब भी आप चीजों को बर्न करते हो तो आपके यहाँ पर H लिखा रहता है, H मतलब इंथैल्पी लिखी रहती है, यहाँ पर आपकी इंथैल्पी लिखी रहती है। तो जब भी आप चीजों को बर्न कर रहे हो तो आपके पास कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या तो एनर्जी वो अंदर जा रही है या फिर एनर्जी वो रिलीज हो रही है। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो एनर्जी अंदर जा रही है, या तो आप एनर्जी ले रहे हो, या फिर आप एनर्जी को जो है वो रिलीज कर रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच है नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव कब होती है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो, डेल्टा एच नेगेटिव कब होती है, जब आपकी एनर्जी नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट बाहर निकली है तभी तो नेगेटिव हुई। ठीक है, तो ये हमने कर लिया कंबशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप करो इनकम्प्लीट कंबशन, मतलब अगर आप कंबस्ट कर रहे हो पर कंबशन करते करते क्या होता है, कई बार हम पूरा नहीं जलाते चीजों को, हम आधा अधूरा जलाते हैं। आधा अधूरा जलाने के बाद क्या होता है, चीजें कुछ काली काली चीजें छोड़ जाती हैं। जैसे आपने कुछ जला दिया और आधा अधूरा जलाया था क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम थी, तो आधा अधूरा जलाने की वजह से चीजें कुछ काला काला छोड़ गई। वो जो काला काला बनता है आपका, उसी को बोलते हैं हम क्या, कार्बन ब्लैक। कार्बन खुद ब्लैक कलर का होता है तो उसको बोल देते हो क्या, कार्बन। और उसकी रिएक्शन ये रही आपकी, जब चीजें आधी अधूरी जलती हैं तब जाकर के आपके सामने ये टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो आती है, निकलती, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब आप ऑक्सीजन दे रहे हो पर ऑक्सीजन कंट्रोल मैनर में दोगे, ताकि हमें जो चीजें बनानी है हम वो बना सकें। जैसे आपके पास एल्केन है, आपने भरमार ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन भर भर के, तो वो तो डायरेक्टली CO2 बना रहा है, और आपको नहीं लगता CO2 एक टाइप ऑफ एसिड है। ठीक है, अब जब आपने क्या किया, ऑक्सीजन का अमाउंट लिमिट कर दिया, मतलब हम तो देंगे तुम्हें ऑक्सीजन पर हम थोड़ी कम अमाउंट में देंगे, तो वो क्या कहता है कि मैं भी भाई एसिड तो नहीं बना सकता, चलो एसिड नहीं बना सकते तो एल्डिहाइड बना देता हूँ। फिर हमने बोला कि लो हम तुम्हारी ऑक्सीजन और कम कर देते हैं, जब लिमिट ऑफ ऑक्सीजन और कम कर दी गई तो बोला अब एल्डिहाइड भी नहीं बनेगा भाई, अब मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा एल्कोहल। तो यहाँ से आप एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, ये सब चीजें भी जनरेट कर सकते हो विद दीज फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या है, टेम्परेचर का ध्यान रखना और बाकी सारी चीजों का भी ध्यान रखना। तो ये कहता है क्या, पहले आपके पास है CH4 और आपने दिया ऑक्सीजन, तो इसने बना लिया मीथेनॉल। टेम्परेचर याद रखो, यहाँ पर टेम्परेचर है 523 केल्विन। फिर यहाँ पर फिर आपने ये दिया मीथेन और ये दिया, और यहाँ पर पहले आप यूज कर रहे थे कॉपर, अब आप यूज कर रहे हो मोलिब्डेट, तो यहाँ पर आपका बन गया क्या, एल्डिहाइड। इसको Al है ना, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। फिर यहाँ पर आपने दूसरा दिया, फिर आपने ऑक्सीजन को एक्सेस में प्रोवाइड करा दिया, तो बन गया आपका एसिड। ठीक है, तो यहाँ से आप चीजें देख सकते हो। और यहाँ पर से फिर आपने KMnO4 दिया, KMnO4 को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, और यहाँ से फिर आपका बन जाता है एसिड। ठीक है, ये हो गई है रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रिएक्शन की तरफ,
जो कहती है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो क्या होता है जब आपके केस के अंदर सिर्फ रीअरेंजमेंट हो और आपने कोई रिएक्टेंट डाला है और उसके अंदर सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रही है, मतलब आपको आइसो से नियो मिल रहा है, नियो से आइसो मिल रहा है, तो अगर आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट देखने को मिल रही है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हो क्या? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने डाला था एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हो, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हो, तो क्या आपको नहीं लग रहा हेक्सेन की रीअरेंजमेंट हो गई तो ये मिथाइल पेंटेन बन गया? एक बार 2 मिथाइल पेंटेन बना, एक बार 3 मिथाइल पेंटेन बना, तो हमें एक से दो काम मिल गए, तो हम वो काम कर सकते हैं। फिर आती है आपकी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहती है कि भाई आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, मैं उसको एरोमेटिक स्पीशी में कन्वर्ट कर दूंगा। और स्पीशी में, एरोमेटिक स्पीशी में कब कन्वर्ट कर सकता है कोई? जब आप हाइड्रोजन निकाल लेते हो। सपोज मेरे पास कोई एन हेक्सेन था, एन हेक्सेन को मैंने एरोमेटिक स्पीशी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कन्वर्जन कब हुआ? यहाँ पर C6H14 है और यहाँ पर है C6H6। क्या आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए हैं रिड्यूस? और ऐसे हाइड्रोजन रिडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे को बोल देते हैं क्या? एरोमेटाइजेशन। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल देते हैं क्या? एरोमेटाइजेशन। इसी के साथ आपकी दूसरी रिएक्शन आती है, कौन सी? इसी के साथ आपकी रिएक्शन आती है स्टीम के साथ। स्टीम के साथ भी आप रिएक्ट करा सकते हो। स्टीम होता है कुछ नहीं बल्कि पानी, और पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीजन के साथ करा रहे थे तो CO2 बनता है, इनकम्प्लीट कराते हो तो कार्बन बनता है, और स्टीम के साथ कराते हो तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। याद रखना, यहाँ पर आपको यूज करना है निकल और हीट के साथ। फिर आता है आपका पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब है आप यूज करो हाई टेम्परेचर और कंपाउंड को तोड़ दो। आप यूज करो हाई टेम्परेचर और कंपाउंड को तोड़ दो। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हाई टेम्परेचर का यूज करना है और कंपाउंड को तोड़ देना है। जैसे देखो यहाँ पर आपने हेक्सेन का यूज किया और आपने कंपाउंड को तोड़ दिया। आपने हेक्सेन का यूज किया और कंपाउंड को हेक्सेन में तोड़ा, ये निकला। फिर आपने कंपाउंड को ब्यूटेन में तोड़ दिया, फिर आपने कंपाउंड को और भी कम में तोड़ दिया। ये ब्यूटेन नहीं है, याद रखना, ये तो C4C, ये तो ऐसे बनेगा CnH2n का फॉर्मूला है, और ऐसे फॉर्मूले को याद करो, कहते थे एल्कीन्स। ठीक है, ये भी, इसको भी बोलते थे एल्कीन्स, तो इसको बोलते हैं क्या? पायरोलिसिस। ये सारी सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस होती हैं आपके कोर्स में जो अभी तक आपको देखने को मिली। अब इसी के साथ हमारी केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल एक्टिविटी हो जाती है खत्म, और नया सिलेबस आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशंस। अब ये कॉन्फॉर्मेशंस क्या बलाए आ गई हैं? कॉन्फॉर्मेशन का मतलब कुछ ज्यादा खास तो है नहीं। क्या होता है, कार्बन एल्केन सिस्टम के अंदर जब दूसरे बॉन्ड से जुड़ा है तो हम हमेशा सिंगल बॉन्ड्स की बात करते हैं। जब कार्बन दूसरे कंपाउंड से या दूसरे बॉन्ड से जुड़ा है तो हम हमेशा सिंगल बॉन्ड्स की बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड से बात करने का मतलब हो गया कार्बन यहाँ पर भी किसी से जुड़ा होगा। अब क्या हो रहा है, मेरे पास एक कार्बन था, एक कार्बन को मैंने क्या किया, सपोज मेरे पास सिर्फ एक ही कार्बन था, तो एक कार्बन को मैंने क्या किया, मैंने घुमाया। ये मेरे पास कार्बन है और मैंने इसको घुमाया, घुमाने के बाद तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ था वैसा यहाँ भी है और वैसा यहाँ भी है, तो सेम एटमॉस्फेयर है। वेयर एज अगर मैंने 2 कार्बन लिए, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जब आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं तो आपका सिनेरियो क्या बनता है, कार्बन जुड़ा तो है सिंगल बॉन्ड से, तो कार्बन कहता है क्यों ना मैं घूम कर देखूं, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है और दोनों के बीच में जुड़ा है एक सिंगल बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन के साथ एटमॉस्फेयर सही मिल रहा है, सबके पास हाइड्रोजन ही है, याद रखना। तो ये कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। जब भी कोई चीज सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है तो वो कहते हैं कि हम रोटेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं, अराउंड दिस बॉन्ड हम रोटेट कर सकते हैं। ये कार्बन ऐसे भी घूम सकता है, उल्टा भी घूम सकता है, या किसी भी तरीके से चीजें घूम सकती हैं। तो जब घूमने के बाद
उनके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं या जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उन टाइप ऑफ चेंजेस की बदौलत जो भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हो कॉन्फॉर्मेशंस, रोटेटमर्स या फिर कॉन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को जब कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, जब कोई दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और वो रोटेट कर पा रहे हैं, रोटेशन के बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर जनरेट हो रहे हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं क्या, कॉन्फॉर्मेशंस। यहाँ से आपकी जनरेट होती है क्या, कॉन्फॉर्मेशन वाली स्पीशीज। अब मेरे पास जो कार्बन था और ये वाला कार्बन था, ये आपस में रोटेट तो कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन जो इसके आसपास का एनवायरमेंट है, कार्बन अकेला इस बॉन्ड से थोड़ी जुड़ा है, कार्बन के तो बाकी भी 3 बॉन्ड है जो कहीं और से भी जुड़े हैं। तो ये जो रोटेशन हो रही है, ये फ्री रोटेशन कह सकते हो आप एक तरीके से कि ये फ्री रोटेशन होती है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? जो बाकी के 3 बॉन्ड यहाँ कार्बन से जुड़े हुए हैं, जो बाकी के 3 बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम रोटेट कर रहे हो, पर हमारी सिचुएशन भी तो देखो, तुम अपने साथ साथ हमें भी घुमा रहे हो। जब तुम अपने साथ साथ हमें भी घुमा रहे हो, तो हमारे पास तो बाकी लोगों का इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हें नहीं पड़ रहा पर हमें तो पड़ रहा है, और अल्टीमेटली वो इफेक्ट हम तुम्हें ही देंगे। तो ऐसे इफेक्ट को जो घूमने की वजह से पड़ता है, या थोड़ा बहुत इफेक्ट क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी वजह से पड़ता है, बॉन्ड एंगल की वजह से पड़ता है, तो ऐसे इफेक्ट को आप बोल देते हो क्या, टॉर्शनल स्ट्रेन या फिर डायहेड्रल एंगल्स। ऐसे इफेक्ट्स को हम बोल सकते हैं क्या, डायहेड्रल एंगल्स या फिर टॉर्शनल स्ट्रेन। अब क्या हुआ, जो आपका ये वाला कार्बन था, कार्बन 1 को मैंने कर दिया फिक्स, वेयर एज दिस कार्बन 2 ऑफ माइन, इसको हम करेंगे बॉन्ड के अराउंड रोटेट। व्हेन वी विल रोटेट दिस बॉन्ड, जैसे ही हमने इस बॉन्ड को रोटेट किया, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हमने घुमाया इधर की तरफ, तो जो आपका हाइड्रोजन जनरेट हुआ, ये तो एज इट इज था H H H। अब यहाँ से जो आपका कार्बन आया, यहाँ H H और H, ये हमने पलट दिया, तो हाइड्रोजन 1 नीचे, हाइड्रोजन 3 और यहाँ हाइड्रोजन 2। रोटेट होने के बाद तो सिनेरियो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप फ्रीली रोटेट करा सकते हो। अब हमें क्या मालूम पड़ेगा कहाँ कब क्या चीज़ें रोटेट हो रही हैं, क्या चीज़ें रोटेट नहीं हो रही। तो इसके बारे में पता करने के लिए 2 साइंटिस्ट आए, उन दोनों ने अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग कुछ कुछ आपको प्रोजेक्शंस दे दिए, उनको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो स्थिति हम देखना चाहते हैं कि रोटेट होने के बाद कैसे लग रहे होंगे, या कुछ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर तो बना रहे होंगे ना कि जहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है या मिनिमम स्टेबिलिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर ये दोनों इतने पास हो कि आपस में ही रेपल कर रहे हो, या एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर ये दोनों इतने दूर हो, इतने दोनों की एनर्जी हो जाए बहुत कम और स्टेबिलिटी हो जाए बहुत ज़्यादा। तो इसी टाइप से आपके पास आते हैं कॉन्फॉर्मेशंस के 2 प्रोजेक्शंस, जिसके अंदर एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन आपका, और एक होता है, यहाँ पर ही दिखा सकते हैं आपको, एक होता है हॉर्स प्रोजेक्शन और एक होता है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन के तो इतने प्रोजेक्शन नहीं होते, पर हमारे पास इथेन के प्रोजेक्शन होते हैं। ये टॉर्शनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, और टॉर्शनल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है, वो जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है आपको, इसकी वैल्यू लगभग 1 से 20 किलो जूल पर मोल में हो जाती है। ठीक है, ये एनर्जी की वैल्यू है, कई बार 1 हो जाती है, मैक्सिमम लिमिट 20 पहुंच सकती है। तो अगर हम मीथेन की बात करते हैं, इथेन की बात कर लेते हैं, ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपके स्कूल में बनाने के लिए। एक तरफ बनाएंगे हम न्यूमैन और एक तरफ बनाएंगे हम सोहॉर्स। ध्यान से देखना, आपको बनाना है y, सिर्फ y। यहाँ पर जो मैंने बीच में डॉट बनाई है, ये आपका कार्बन है। अब ये कार्बन जुड़ा है आपके किसी और कार्बन से, ये कार्बन जुड़ा है आपके किसी और कार्बन से, किसी और कार्बन को बोल दो ये कार्बन है। अब ये कार्बन क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन के भी अपने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे बॉन्ड बना है। ये है आपका कार्बन, ये भी है आपका कार्बन, और ये कार्बन के बाकी 3 बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड नंबर 1 2 3। आप बोलोगे चौथा बॉन्ड का, ये चौथा बॉन्ड तो दूसरे कार्बन से जुड़ के बैठा है ना, तो ये चौथा बॉन्ड हो गया। और ये बैठा हुआ है आपका दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन का बॉन्ड नंबर 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपके होते हैं कार्बन, वाई वाई से। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, क्योंकि हम इथेन की बात कर रहे हैं तो 6 हाइड्रोजन बनाने हैं, तो हमने 6 हाइड्रोजन बना दिए। ऐसा कुछ दिखता है आपका 100 हॉर्स। आपको सिर्फ वाई बनाना है। अब देखो जैसे बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है और ये हमारा दूसरा कार्बन है। अब मेरा जो देखने का नजरिया है वो मैं ऐसे देख रही हूँ। अगर मैं चीजों को ऐसे देखती हूँ तो आप भी देखो, ऐसे देखो, ऐसे देख रहे हैं एक्सियल व्यू पर। इस लाइन के थ्रू हम देख रहे हैं, जब बॉन्ड बन रहा है तो जो भी चीज हम देख रहे हैं वो इस एक्सिस के थ्रू देख रहे हैं, तो इसको बोलते हो क्या, ये जो आपको व्यू देता है ये देता है आपको एक्सियल व्यू। ठीक है, तो आप देखोगे बॉन्ड को कुछ इस तरीके से, यहां से आप बॉन्ड को देख रहे हो कुछ इस तरीके से जो इसके पीछे दिख रहा है। इसकी एक और सिचुएशन होती है, क्या, इसकी सिचुएशन होती है कि भाई आप बॉन्ड को ऐसे भी बना सकते हो, मतलब एक वाई आप बना दो सीधा और दूसरा वाई बना दो आप उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ, एक पोजीशन ऐसी है जहां कार्बन के पीछे कार्बन के पीछे कार्बन और ऊपर के ऊपर, मतलब डिट्टो, आगे पीछे चीजें मिल रही हैं। तो जब आगे के बिल्कुल पीछे चीजें मिल जाती हैं तो ऐसी फॉर्म को बोलते हो आप इक्लिप्स्ड। मतलब जब सन मून को एकदम घेर लेता है तब इक्लिप्स फॉर्म होता है, ड्यू टू विच उसकी शैडो आती है। तो कुछ वैसा ही सिनेरियो है, इसीलिए इसको बोल देते हैं इक्लिप्स्ड। वेयर एज अगर आपकी आगे पीछे ऊपर नीचे की पोजीशन चेंज हो जाए, मतलब इसको तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा और इन दोनों को भी यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई ऐसे है और कोई उल्टा है, मतलब दिस इज माई कार्बन अलॉन्ग विद माई बॉन्ड दिस, एंड दिस इज माई कार्बन अलॉन्ग विद माई बॉन्ड, तो ये कार्बन है और ये दोनों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, तो ऐसी फॉर्म को बोलेंगे इक्लिप्स्ड। वेयर एज अगर मेरा रोटेशन हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के सामने कोई नहीं है और इस हाइड्रोजन के सामने कोई नहीं है, तो जब ऐसी फॉर्मेशन हो जाए तो आप बोलते हो स्टैगर्ड, और ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या आपको नहीं लगता ये वाले हाइड्रोजन को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, तो ऐसे में कोई उसको स्ट्रेन ही नहीं मिल रहा, कोई रिपल्सिव फोर्सेस ही नहीं मिल रही, तो ऐसी पोजीशन में हम बोलते हैं जो हमारी स्टैगर्ड होती है वो होती है मैक्सिमम स्टेबल की, और जो इक्लिप्स होती है उसको बोलते हैं हम लीस्ट स्टेबल। जो हमारी स्टैगर्ड है वो है मैक्सिमम, जो इक्लिप्स है वो है लीस्ट, और इनके बीच में जितने भी बॉन्ड्स बनने होंगे, कभी वो यहाँ घूमे इतना घूमे इतना घूमे या जितना भी घूमे, तो उन पोजिशन को बोल देते हैं हम क्या, स्क्यू। उनके बीच की पोजिशन को बोलते हैं हम स्क्यू। अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी के ऊपर। दूसरी कहानी कहती है कि आपको सर्कल में देखना है। सर्कल में कैसे देखेंगे, पहले आप देखोगे एक कार्बन को, पहले मैंने देखा कोई कार्बन एज अ डॉट और वो कार्बन मैंने बना दिया विद हाइड्रोजन। अब ये कार्बन जुड़ा होगा किसी और कार्बन से, तो जब ये मेरा कार्बन जुड़ा होगा किसी और कार्बन से तो कार्बन को मैंने बना दिया ऐसा बड़ा डॉट। जब मेरी छोटी डॉट थी तो मतलब मेरा कार्बन सेंट्रल वाला था, मतलब मेरा कार्बन था सेंट्रल वाला, और अब मेरी डॉट हो गई है बड़ी वाली, मतलब बड़ा सर्कल हो गया, तो अब जो मेरा कार्बन है वो ये बन गया। अब आप जो व्यू देख रहे हो वो एक के ऊपर एक देख रहे हो, तो फ्रॉम टॉप यू आर सी, अगर हम CH3 और CH3 को देख रहे हैं, अगर हम ऐसे व्यू ले रहे हैं तो आपका आता है ये वाला फॉर्म। वेयर एज अगर आप कार्बन के ऊपर रखे हुए कार्बन को ही देख रहे हो, मतलब अगर आप टॉप से व्यू लेते हो तो टॉप से व्यू आता है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो यहाँ बैठा आपका कार्बन नंबर 1 और इसी के बिल्कुल पीछे बैठा है आपका कार्बन नंबर 2, तो ये हो गया टॉप व्यू, मतलब एक कार्बन और एक कार्बन, और वी आर सीइंग इट लाइक दिस, आपको सिर्फ ऊपर से देखना है। तो ऐसे बोलते हैं कार्बन के न्यूमैन प्रोजेक्शंस को, और बाकी जगहों पर लगे हुए हैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन के पीछे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, तो ऐसे सिनेरियो को बोलोगे आप इक्लिप्स्ड। और वहीं अगर आपको स्टैगर्ड बनाना है तो स्टैगर्ड के लिए आप नाम दे सकते हो, कैसे, स्टैगर्ड के लिए आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका स्टैगर्ड, मतलब हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन हो गए आपस में बहुत दूर पर, और इनके जो बीच का एंगल हुआ जो कि टॉर्शनल स्ट्रेन देता है
वो यहाँ पर 120 डिग्री हुआ, जिसको आप बोलते हो क्या, डाइहेड्रल एंगल। ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल, जो कि आपको देते थे टॉर्शनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर ये हुआ इक्लिप्स, तो इसको बोलोगे आप स्टैगर्ड, और इनके बीच में आने वाली जितनी भी पोजीशन होगी वो हो जाएंगी सारी स्क्यू। तो दो हमने प्रोजेक्शन सीखे, पहला सीखा न्यूमेन, दूसरा सीखा सोहर्स। सोहर्स का मतलब है आप एक्सियल व्यू ले रहे हो, और न्यूमेन का मतलब होता है आप टॉप से देख रहे हो। तो टॉप से देखोगे तो एक कार्बन बिल्कुल दूसरे कार्बन के पीछे होता है, और उसके हाथ पैर मतलब बाकी के सारे बॉन्ड जो हैं वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोजेक्शंस की कहानी कि कैसे आप एल्केन्स के बारे में प्रोजेक्शंस बना सकते हो, एल्केन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, या क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।